बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर प्यूटन ने एक बड़ी अच्छी यहाँ पे स्टेटमेंट दी जनाब सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में, जब उनको इंटरनेशनल मीडिया ने जब उनसे पूछा कि जनाब पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल किए पाकिस्तान के बारे में कि जनाब ये सोवरन नेशन है और जनाब ये इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने इस इम्प्रेशन को रिजेक्ट किया कि शायद जनाब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। खैर एनीवेज, बेसिकली अगर इस सारे बयान को प्यूटन के को डी कोड किया जाए तो वो ये होगा कि शायद प्यूटन जो है वो बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विच इज़ अ न्यू थिंग। क्योंकि हमने देखा है पास्ट में कि जनाब झुकाव ज़्यादा जो होता है रशिया का, वो हमेशा इंडिया की तरफ ही होता है। इसके साथ साथ मैं कुछ खबरें यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ख़बरें ये हैं जनाब कि 26 और 27 मई को प्रॉबली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया के अजीत डोवल जो है वो जाते हैं जनाब मॉस्को, और मॉस्को में जाके वो वहाँ पे बात करते हैं कि उनको Su-57 एयरक्राफ्ट्स और S-400 जो कि रशिया ने प्रोवाइड करने हैं इंडिया को, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। और जो बात मुझे समझ नहीं आई वो ये चीज़ है कि जनाब अजीत डोवल को जाके ये अश्योरेंस क्यों मांगनी पड़ी कि जनाब एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, और उसके होते हुए अजीत डोवल मॉस्को जाते हैं 26-27 को मई को, और वहाँ पे जाके इसकी अश्योरेंस उन्हें क्यों चाहिए थी। इसके साथ साथ अजीत डोवल ने वहाँ पे इंटरेस्ट भी शो किया है रशियन अथॉरिटीज़ को कि उनको जनाब स्पेस प्रोग्राम्स और उसके साथ साथ वो डेवलप करना चाहते हैं मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स विद रशिया। इस ख्वाहिश का भी अजीत डोवल ने इजहार किया है अपने विजिट में उन्होंने मॉस्को में ना। ये सारी चीज़ें अगर हम सामने रखें तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ्रॉम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट इंडिया, उसके बाद लगता ये है कि प्रॉबली इंडिया जो है इज़ अ बिट जिटरी, वो ज़रा थोड़ा सा जिटरी हुआ है। इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, उसकी रीअश्योरेंस के लिए उसको जाना पड़ रहा है जनाब रशिया, और अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पे भेजना पड़ रहा है। क्योंकि ट्रंप जो है वो अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया ने अमेरिका से बहुत बेनिफिट्स हासिल किए हैं इन द पास्ट, और उसका ज़िम्मेदार उन्होंने अपने राइवल्स को या पुराने जो प्रेसिडेंट्स थे उनको उन्होंने ठहराया, और उन्होंने कहा जनाब कि ये लोग जो थे इन्होंने इंडिया को बहुत बेनिफिट दिया है इन द पास्ट। बट एनीवेज, मेरे ख्याल में हर स्टेट को अब ज़रूरत पड़ती है कि जनाब वो अपने एवेन्यूज़ जो हैं टैप करें। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा जनाब के जो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि जारी है, कहा जाता है जनाब के सीज़ फायर है और 60 दिन के अंदर अंदर जनाब को MOU साइन हो जाना चाहिए, और उसके बाद जनाब 60 दिन के अंदर अंदर जो नीटी ग्रीटीज़ है वो भी तय हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शेप अप होती हुई नज़र नहीं आती हैं। इजराइल जो है वो स्ट्राइक्स जारी रखे हुए है लेबनान में, और उसके साथ साथ जनाब वो गज़ा पे भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने स्ट्राइक्स दोबारा की वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इरानियंस टुक द हीट फॉर 40 डेज, अमेरिकन हीट को 40 डेज उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी ईरानी अवाम जो है दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू नाउ, बिकॉज दे थिंक दैट दे नीड अ ब्रीदिंग स्पेस नाउ, और उनका सब्र का पैमाना किसी हद तक लबरेज होता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ जो जनाब यहाँ पे इजराइल की कंडीशन है वो आपके सामने है, वहाँ पे जनाब इलेक्शंस होने हैं सितंबर में, और इसके साथ साथ अमेरिका की सिचुएशन भी आपके सामने है, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं नवंबर में, और ईरान जो है उसको विदिन जो है यहाँ पे उस पर प्रेशर माउंट हो रहा है उसकी आवाम का, क्योंकि दे वांट थिंग्स टू सेटल डाउन। लेकिन ईरान की जो रजीम है वो चाहती ये है कि जनाब किसी न किसी तरीके को इसको मज़ीद स्ट्रेच किया जाए
और जितना स्ट्रेच किया जाएगा ये सितंबर या सितंबर के क्लोज तक लाया जाएगा, उस वक्त तक उनके लिए बेहतर है। सो सिचुएशन है एक, और इस सिचुएशन में सारी दुनिया पड़ी हुई है। ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका इज वेरी सीरियस एंड दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ईरानियंस आर सेइंग कि हमारे जो यहाँ पे फ्रीज हुए हुए अकाउंट्स हैं उनको जनाब अनफ्रीज किया जाए, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो है उस पर अमल हो, और जनाब कोई ना कोई यहाँ पे एक दूसरे के एतबार का सिलसिला जो है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान शुरू हो। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये जनाब MOU ही कम अज़ कम साइन हो जाता है इन्हीं 60 दिनों में, क्योंकि सीज फायर अनाउंस हुए हुए बड़े दिन गुजर चुके हैं, अगर कोई MOU साइन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई सेटलमेंट होती है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान तो बहुत ही अच्छी बात होगी, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, एक रिलीफ मिलेगा पूरी दुनिया को। अब इन सब चीज़ों पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हमारे लिए ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान ने तो अपने लिए एक स्पेस पूरी दुनिया में क्रिएट कर ली है, टचवुड, और हम जनाब उसको लेकर भी चल रहे हैं और पूरी दुनिया हम पे एतबार कर रही है। दिस इज़ द रीज़न कि प्यूटन ने भी जो स्टेटमेंट दी है वो भी इसलिए दी है कि जनाब वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं पाकिस्तान के रोल को, और ये जो डिप्लोमेसी जिस तरीके से हमने जनाब यहाँ पे की है बिटवीन द टू कंट्रीज, द टू आर्च राइवल्स अमेरिका एंड ईरान, उनको जनाब बिठाना या उनकी आपस में गुफ्तगू कराना या उनकी आपस में गुफ्तगू का सिलसिला या एक दूसरे के पैगाम एक दूसरे तक पहुँचाना इज़ अ वेरी वेरी टीडियस जॉब, और वो हमने पाकिस्तान ने किया है, और इसलिए पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है, और अभी लेटली प्यूटन भी इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया। इन सब चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। जनाब मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स एजाज चौधरी साहब, और उसके बाद मेरे साथ मौजूद होंगी जनाब मॉस्को से जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर रॉक्सिलाना ज़ीगॉन, और आखिर में मैं बात करना चाहूँगा जनाब मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब से। लेकिन सबसे पहले एजाज चौधरी साहब, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं जनाब एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। चौधरी साहब खैरियत ना लो, तुसी ठीक ठाक हो? जी मेहरबानी सर, थैंक यू रान सर। यू वेलकम सर। चौधरी साहब एक रीसेंट इंटरेक्शन है ट्रंप दा with the media, with the American media, and he's saying that Iranians are strong and proud, but they have no other choice than to go for a deal or an agreement, whatever you call it. और दूसरी गल वो ये कह रहे हैं जनाब ट्रंप साहब कि जनाब ईरान इज लेफ्ट विद ओनली 21 to 22% ऑफ मिसाइल्स। अगर इफ यू लाइक लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स जो व्हाटएवर द ट्रंप इज सेइंग, do you see the agreement or the MOU being signed in any near future, sir? MOU के साइन होने तक तो मुमकिन है। असल मामला है नेगोशिएशन का उन तमाम मसाइल पर जो खासे गंभीर हो गए, और अब तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी कहता है कि मैंने अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तो रखना है, जो उसको JCPOA में भी इजाजत मिली थी। फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि वो एनरिच यूरेनियम भी नहीं देना चाहते किसी को। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो उनको पता चल गया है कि ये मेरे पास सबसे बड़ी कुंजी है जो कोई भी ताला खोल सकती है। और तीसरी तरफ ये है कि ईरान के पास जो होता है ना थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, वो काफी हाई है, काफी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं वो। अगर उन्होंने 40 दिन तक मुकाबला किया है तो यकीनन अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज होंगी जो ये मिसाइल प्रोड्यूस कर रहे होंगी। शायद रूस की भी कुछ मदद शामिल हो, कैस्पियन सी के रास्ते उनका बॉर्डर मिलता है, इसी तरीके से चीन की भी मदद उनको शामिल हाल हो सकती है। इसलिए मैं समझता कि ईरान जो है वो इस वक्त कमजोर पोजीशन में है। ताहम ईरान शायद ये नेगोशिएट करना चाहेगा, वो चाहेगा कि मुझे एक परमानेंट पीस मिले, एक मुस्तकिल अमन जो है वो मुझे मिले, ताकि मेरे लोगों ने बड़ा सफर किया है वो बेहतर हो सके। दूसरी तरफ अमेरिका का भी यही सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बुलंदो बांग दावे एक तरफ, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक मुश्किल में आ गए। ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी बात को वो सुन नहीं रहा, और वो मुसलसल मुश्किलात खड़ी कर रहा है किसी भी सीज फायर या MOU के रास्ते में। वो
नेतन्याहू साहब हैं जो इस वक्त मेरे ख्याल एक वाहिद बड़ी हर्डल बने हुए हैं उस एमओयू में। जी तो साहब देखें, इफ वी पुट ourselves in Netanyahu's shoes, तो ज़रा उस तरीके से ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, एक प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला ईरान ने शुरू से रखा, एक उसको जारी रखा और मुख्तलिफ मकामात पर प्रॉक्सी वॉर ईरान करता रहा और किसी हद तक अभी भी जारी है, वो सारे लिंक्स अभी भी इंटैक्ट हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो सारा नेतन्याहू ने किया गज़ा में, मतलब वो तो एक ही वेंट लाइक ruthlessly he made strikes over there in Gaza and he had to face the heat from all over the world because of that. But at the very same time, even today, as of today when we are talking, Israel is not backing off. Whatever like proxy wars are like still active anywhere in the world, he wants to finish them. Israel wants to finish them. So अगर उस तरीके से देखा जाए तो Israel thinks that he's almost done with the proxies. So he wants to finish all these things. और इस टाइम पे, इस वक्त पर अगर उसको रोका जाता है तो then it will be unfinished business for the rest of the life. So ट्रस्ट डेफिसिट ईरान का अमेरिका पे, सारी चीज़ें अपने जहन में रखें। तो फिर इसको अगर हम इस तरह लें कि कोई एमओयू, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा इन द डेज टू कम एंड इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा, या आर वी वेटिंग फॉर एनी मिरेकल ओवर हियर? जी, दो बातें आपने रेस की हैं, दोनों का अलग-अलग बात कर लेते हैं। आपने ये कहा कि इसराइल के शूज में डालना चाहिए अपने आप को, जरा सोचना चाहिए कि वो क्या सच। लेकिन अगर मैं इसराइल हूं तो मैं ये देखूंगा कि मैं तो पिछले 70-80 साल से मैंने इस इलाके के अंदर अपनी बालादस्ती सेटल कर दी हुई है। सारे अरब ममालिक अब्राहम अकॉर्ड में आना चाह रहे हैं और बाकी जो हमास के हमले के बाद मैंने हमास को कमजोर कर दिया है। हिजबुल्लाह थोड़ा रह गया है, उसको भी पहले हमने, आपको याद है, उन्होंने उनके पेजर वगैरह के जरिए बड़ी तबाही की थी, तो वो थोड़ा जब वो रह गया है मैं उसको भी तबाह कर सकता हूँ। और एक वाहिद रेजिस्टेंस रह गई है ईरान। अच्छा, रेजिस्टेंस किस चीज के लिए? मज़ाहमत जो है वो ये है कि इसराइल का ये ख्याल था कि अब वक्त आ गया है कि जब साहब अब्राहम अकॉर्ड में आ गए तो मैं अब ग्रेटर इसराइल बना लूँ। इसराइल को मेरे ख्याल में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया नेतन्याहू साहब ने, और इस वक्त वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। उनके अपने ऊपर बड़े मुकदमे हैं और उनका इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर में। अगर वो ये इलेक्शन हार जाते हैं तो वो सीधा जेल में होंगे। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मेरी वजह से तुम जेल से बाहर हो, वरना तुम जेल में अंदर होते। तो मैं कम से कम इसराइल को बहुत ही मुश्किल पोजीशन में देख रहा हूं और ये उसकी आखिरी कोशिश है, ये भी नाकाम हो जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। और वो कोशिश कर रहा है कि भाई किसी ना किसी तरीके से ये जंग जारी रहे, जो मुझे लगता है कि अमेरिका अब मूड में नहीं है। तो इस तरह अब आपने पूछा दूसरी बात कि आगे क्या होगा। आगे यही होगा जी, ना जंग होगी ना अमन होगा, नो वॉर नो पीस। यानी कभी थोड़ी ठाठू होगी, कल कुवैत पे हमला कर दिया छोटा मोटा, फिर उन्होंने, चूंकि उनके बेस से ईरान पे हमला हुआ था, तो ये जैसे जैसे ईरान प्रोपोर्शनली रिस्पांस करता चला जाएगा तो थोड़ी बहुत जंग जारी रहेगी। तो इस वजह से कुछ हम एक ऐसे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर ना जंग होगी खुलकर और ना ही अमन हो सकेगा। तो एक किस्म का ये एक नया बैलेंस ऑफ पावर जो है इस खित्ते में वो इमर्ज होगा, जिसमें इसराइल भी अपनी जगह है लेकिन कमजोर तर, और ईरान भी अपनी जगह है लेकिन मजबूत तर, और खलीजी रियासतों का भी जो एतबार है अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे वो भी कमजोर पड़ गया है। तो एक बिल्कुल नया खिस्सा जन्म ले रहा है। जी अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी अम्ब्रेला, सो Pakistan can be the next security umbrella for this region or for the Gulf countries, yes or no, Joy साहब? पाकिस्तान ने सिर्फ सिक्योरिटी अम्ब्रेला अपने लिए रखनी है, सिर्फ अपने लिए। अच्छा, हमारा एक बहुत बड़ा मोदी दुश्मन है हमारे मशरिक में, और हमने उसको डिटेरेंस करनी है। जहां तक इस खित्ते की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा जिसके अंदर पाकिस्तान भी यकीनन शामिल होगा। तो नई गुफ्तगू आएगी, नई शुरुआत होगी। सऊदी अरब ने तो पहले से ही अपनी लुक ईस्ट की पॉलिसी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी ऑप्शंस एक्सपेंड कर रहे हैं, चीन के साथ अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं, और ये वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि बाकी ममालिक भी शायद यही करेंगे। तो मुझे लगता है कि उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो नया बनेगा उसमें चीन का भी हिस्सा होगा, लेकिन यकीनन उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एजाज चौधरी साहब। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद हम जाएंगे मॉस्को, और मॉस्को से हमारे साथ मौजूद होंगी जनाब डॉक्टर रोक्सलाना ज़ीगॉन। छोटी सी ब्रेक के बाद आई हैव अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट विद मी फ्रॉम मॉस्को, डॉक्टर रोक्सलाना ज़ीगॉन। डॉक्टर, हाउ आर यू?
Thank you. I'm fine. Salam alaikum. Walaikum assalam. Doctor, how should we decode Putin's new statement about Pakistan? How should we decode it? How should we take it? It's he wants to create a balance between India and Pakistan, or there's something more to it. I believe that we have witnessed a completely new system of codes, diplomatic codes, in relationship to Russia and Pakistan. First of all, I would like to highlight that St. Petersburg Economic Forum is a really important international platform. Every year, the Russian President Vladimir Putin is giving a strong message, not only the message that covers the domestic policy, but also the message that represents a diversity of issues in relation to the foreign policy. Therefore, this year has been really different, first of all, because the first time ever in the context, in agenda of answering questions to the international media, the Russian president highlighted in a special mode the issue of Pakistan. And this is already a very strong signal, not only to India, because the question mark has been raised from the Indian side, which is actually a traditional exposure of so-called Indian concern. But that was a strong signal, a strong message to the international community, international media, because it has been more than 50 agencies, international media agencies that were represented on the sidelines of the forum. Therefore, this question has become really top news. First of all, because the mode, the way the Russian president addressed the question was absolutely actually specific, let's say, or well focused on independent position of Pakistan, its sovereign right to decide its own foreign policy path, its way or modus vivendi of relationship. And as well, of course, he highlighted, not directly, he didn't use the words Pakistan in its role as a peacemaker, peace mediator in relation to United States, Israel, and Iran. But I think that was a kind of subtone that was reviewed in his answer. Therefore, that was a completely new diplomatic line within this message, within this signal of the Russian president. Okay. So we should take it in a positive way, right? Yes, absolutely. So Putin wants to create a balance between India and Pakistan. And what about, Doctor, there was a personal visit made by Moody's advisor on the 26th or 27th of May. Are you still giving them Su-57s and S-400s? Or is there something else to it? It's an important issue that you have marked. First of all, we must pay attention that this visit from the Indian side was taking place within the context of the first international security conference that was held on the 26th, 27th of May in Moscow. Therefore, it has been a strong indication of a high concern as well as high interest from the Indian side to preserve its right to use the so-called strategic privileged partnership ties between India and Russia and to secure the purchase of the advanced Russian weaponry as C-400 and Su-57. So these are actually the frontiers, the top weaponry of Russia. That's why I think there is a logic between the visit prior to the St. Petersburg Economic International Forum that just was finalized on the 6th of June and the visit of advisor of Narendra Modi. I would actually build a bridge between the question of the Indian journalist and the prior visit of the Modi's advisor to Moscow. If we just decode furthermore the question mark that was raised during the Economic Forum St. Petersburg by the Indian journalist, we will find out that
the question mark was in a mode to actually confirm, to hear the confirmation from the side of the Russian president that this strategic privilege partnership, which of course covers an extensive military technological collaboration, will stay intact. Because every time someone from the Indian side tries to raise the question during that kind of forums, every time it is this or another way is exposing the concern in regard to Pakistan. Because Russia and Pakistan has started developing really broad range of military ties because Russia and Pakistan actually for several years already organize the military exercises Druzhba, and it's a huge concern of Indian side. So what does it mean? So this kind of question has been underlying the previous visit of the advisor of Narendra Modi. But the Russian president, if you are attentively listen his answer, has explicitly answered. He said, well, why are you so concerned? We already have this privileged strategic partnership, and we absolutely don't care about your relationship with the United States. If you feel comfortable with this framework of our relationship, so it will stay intact. But it doesn't mean that Russia feels itself limited by expanding and widening its ties with Pakistan and other countries. It means by this answer, he actually covered two issues: the visit of the advisor of Modi about the military collaboration and about Pakistan. So I think it was a really, really strong message. And Russia is not going, Russia didn't give an answer in regard of supply of Su-57 and C-400 yet. The concern, the demand was heard. How actually it will be proceeded, let us see. Okay, but there are two questions about it. You know, the question is, one question is that why was the need of like reassurance of this strategic partnership between India and Russia? What was the need for that at this particular forum? And why was this question raised that will Russia be giving Su-57 and S-400 to India? Why did this need cropped up at the very first place? First of all, we have been observing since the diplomatic rule of Pakistan, its rising diplomatic power after the war against Iran started, hysteria, massive hysteria in the Indian media and within political circles of India. They openly declared by themselves that they have lost that battle. They have lost the battle not only on the military defense diplomatic fields, they have lost a decisive battle on the field of narrative. It means that the Indian narrative, in spite of its strong relationship with the United States, that started to actually to decline because this is the way how they accepted it. When the American President Donald Trump has been almost on a daily basis confirmed its special ties with Pakistan, with Islamabad, and the whole world, all the international media have been strongly supporting the peace-providing rule of Pakistan. So therefore, it was a strong punch to India. And of course, it started feeling itself insecure. And when the Russian president highlighted, because while we're decoding the sub-messages of the Russian president, we will be able to notice that he a couple of times underlined, so why you're concerned, our Indian colleagues. All the achievements you have reached is thanks to Prime Minister of India, Narendra Modi. But I decode it with a kind of cautious message. You guys will, of course, continue actually your nationalistic policy until 2029, until next elections. But be aware that you're already on the way of losing your diplomatic balls and your diplomatic arguments. So be cautious because you are actually in a completely new situation. And afterwards, Indians, when they participated in the meeting during the visit of Mark Rubio to New Delhi, and actually the agenda of AUKUS
was put on the round table again, of course, Moscow has received it as an important signal. That's why the Indian side started to be really concerned in relationship of strategic partnership. The second important question is that if the Russian president, the first time ever, has given such a positive message towards Islamabad and to other partners in regard to Pakistan, it means there is an indication that Islamabad and Moscow are in a perfect momentum position to start developing a new map, a new roadmap towards strategic alignment, strategic partnership. That's why I think it actually created a serious ground of concern for India. Okay. One last question, Doctor. And the question is that when is Russia going to deliver Su-57 and S-400 to India? There must be a plan to it. And obviously, the agreement has been signed, and they are supposed to give on such date. What date is it? And secondly, one more question. In our last show, you said that you had been, like Russia had been, helping out Iran in supersonic missile systems. Russia, being a superpower nowadays in producing new technology, I mean hypersonic missiles, absolutely, without no doubt, have been transferring and helping Iran in order to develop this new generation of weapons. So the help is still there because the American president, Mr. Trump, says that Iran is left with only 21 to 22% missiles only. So how do you take it? No, first of all, we have to understand that a concrete date will not be exposed. It's actually confidential information. Okay. But I can only say that Moscow, Russia, Kremlin, is actually rethinking a new configuration of military and technological supply in consideration to its rising interest towards securing or building or preserving, rather, I would say, preserving a security architecture in Central Asia and South Caucasus. And of course, it is concerned of how to build the shield, the security shield along its borders. That's why I would add, or I would rather try to cover a gap of information or misunderstanding as well, because you didn't mention it in your question, in regard to Afghanistan, because a lot of questions have been raised recently why Russia has signed a military technological agreement with Afghanistan. I think it will absolutely not create any threat to Pakistan, because Islamabad and Moscow, considering also that Islamabad is inclined and seriously reflecting of its membership in BRICS, it actually applied to the membership in 2023. So, and there is a positive mode of moving together into this new domain of security architecture on the bigger space of Eurasia. That's why you should not be absolutely concerned about this military technological agreement and the military technological support to Iran. Not directed against of Pakistan, it's definitely not. Moscow is interested in parity of power, and Moscow will definitely not work in direction of empowering one party against of another. It will not be directed against of Pakistan. And considering that Moscow and Islamabad, especially Moscow, is taking very seriously, very positively, the role of Pakistan in peacemaking, peace mediation, etc. So it absolutely positioned in the eyes of Moscow now on a completely new level. And I think that both parties will be in a balanced way, pragmatic, constructive way, moving towards a new strategic partnership. That's why this concern should not be placed on the table now. Okay, got your point, got your point. Doctor, thank you very much for talking to us. एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जनरल जाहिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। जनरल साहब से मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, जनरल साहब, there are pressures in America on the Trump administration, there are pressures in Iran on this Iranian regime, but Israel wants to finish the business and then go for an agreement.
may it be like agreement, may it be like Abraham Accord, लेकिन जिन लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड किया भी हुआ है, जिन स्टेट्स ने, वो भी वहाँ पे भी डिबेट्स शुरू हो गई हैं। कहाँ पे हम जाके कोई ब्रेक लगाएंगे या इंज ही चलता रहेगा सिलसिला? जी, थैंक यू वेरी मच राणा साहब फॉर हैविंग मी, और बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। इस वक्त जो है सिचुएशन जो है वो ऑफ कोर्स इजराइल जो है वो परसू कर रहा है अपने एक्सपेंशनिस्ट जो भी डिजाइन्स हैं। अभी लेबनान के जो प्रेसिडेंट ऑन है, उन्होंने अगर कहा है ईरान से कि जी वो इंटरफेयर हमारे ऊपर मत डिपेंड करें, अपनी वॉर को हमारे साथ लिंक ना करें, और हिजबुल्ला को भी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जी हमें एग्रीमेंट करने दें, लेकिन उसके बावजूद आज इजराइल के लेबनान के अंदर यस्टरडे दे हैव अटैक्ड द लेबनीज ट्रुप्स, नॉट द हिजबुल्ला ट्रुप्स। उनकी जो गाड़ी को मारा गया है, दैट इज क्लियर इंडिकेशन वेदर लेबनान गवर्नमेंट और हिजबुल्ला और फॉर दैट मैटर जो भी इजराइल तो वहां पे जा रहा है जी आगे। और ईरान ने ऑफ कोर्स उसके साथ लिंक किया है। और फिर अभी ईरान के जिस तरीके से कमांडर का भी इंटरव्यू आपने देख लिया है कि वो कहते हैं जी हमारे एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज करें ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो। तो इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी एज वेल। अमेरिका के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, मैंने अभी पेनेटा साहब को सुना है, वो भी ये कह रहे हैं कि जी एक फियर रहेगा कि 4 साल बाद, 5 साल बाद एक और एप्लीकेशन हम अमेरिका और इसराइल की देख सकते हैं ईरान के खिलाफ। अब जिस ईरान को आप न्यूक्लियर से रोकना चाहते हैं, अगर ये जंग उसके ऊपर मुसल्लत ना की जाती तो आई थिंक बेटर नोशन ऑफ विक्ट्री या बेटर कंप्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर हो सकता था बिफोर दिस वॉर। यस, आई एग्री विद यू टू दैट एक्सटेंट के एक इल्यूसिव लगता है कंप्रीहेंसिव पीस, जिसको हम पॉजिटिव पीस कहते हैं, विच इज एड्रेसिंग द इश्यूज, बेसिक इश्यूज, तो वो तो अभी नजर नहीं आ रहे। इसराइल इम्प्यूनिटी के साथ गाजा में भी मूव फॉरवर्ड कर रहा है, जिसका पीस बोर्ड बनाया गया, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतनी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ओनरशिप दी, खुद लीड कर रहे हैं उस बोर्ड। जिस बोर्ड को आप खुद लीड कर रहे हैं, उसके नीचे एक फरीक जो है वो उस बोर्ड के पर्पस को सैबोटाज कर रहा है। जिस नेगोशिएशन आप करवा रहे हैं वाशिंगटन के अंदर लेबनान की और इसराइल की, और आपका जो इसराइल है वो आपके प्रोसेस, एक्चुअली इसराइल इज अटैकिंग अमेरिकन पॉलिसीज अगेन एंड अगेन। दे आर अटैकिंग प्रेसिडेंट ट्रंप अगेन एंड अगेन। अगर आज प्रेसिडेंट ट्रंप श्रिंक हुए हैं इन ऑल डोमेन्स, तो उसका मेन रीजन एंड मेन जो करेक्टर है वो इसराइल है, जिसने उसको एंटेंगल किया, बाहर नहीं निकलने दे रहा। फिर जो वो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एफर्ट करता है, तो मिसट्रस्ट अब इतना बढ़ गया है कि नोबडी अंडरस्टैंड। अब कैच 22 है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि एसेट अगर रिलीज भी करते हैं तो वो जो ओबामा पे इल्जाम लगाते थे कि जिन्होंने जहाज भर के पैसे भेजे थे वो इन पे वापस आता है। अगर वो जेसीपीओ से कोई छोटी डील करते हैं तो वो इल्जाम इन पे वापस आता है। तो आई थिंक ही इज क्रिएटेड अ कॉल्ड्रन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसका मेन करेक्टर इसराइल है। अब जो मूव वे फॉरवर्ड की आपने बात की, देखिए वे फॉरवर्ड तो अभी जो अरब कंट्रीज हैं, एक तो इनको एक रोल प्ले करना पड़ेगा जी। इन्होंने डिसाइड करना है कि वो इस रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, वो तो रिजेक्ट हो गया, जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे उनको सीरियस हॉल्ट लगा जी। मैं तो कभी कहता हूँ कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है ग्रेटर इसराइल को अब ये चीज होने के बाद। और इनकी आंखें भी खुलनी चाहिए अरब वर्ल्ड की कि ये आगे चल के कैसे जाएगा। तो उनको भी इंप्रूव करनी होंगी इंट्रा अरब रिलेशनशिप। ईरान को भी रिव्यू कर रहा होगा अपना अप्रोच इन दी अरब वर्ल्ड। जज साहब एक चीज़ बताइएगा, देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, सही टाइम होता है, और सही टाइम क्या ईरान के लिए यही है कि वो जनाब अभी कोई ना कोई एग्रीमेंट कर ले विद अमेरिका, या सही टाइम ईरान के लिए वो है कि जब मिड टर्म इलेक्शंस करीब हो अमेरिका में या इज़राइल में इलेक्शंस करीब हो, तो उस वक्त जाके कोई एग्रीमेंट करे या उसके बाद कोई एग्रीमेंट करे? व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर ईरान? क्या सूट करता है ईरान को कि वो एग्रीमेंट करे? व्हाट इज़ द राइट टाइम एग्जैक्टली जहाँ पे वो चाहेगा ईरान के उस वक्त उसको एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए? ईरान तो इसको प्रोलॉन्ग करेगा जी। उनका अपना एक वे ऑफ स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है, उनका एक एग्जीक्यूशन है, वो इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेगा टू ओवरकम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। उनकी अपनी भी तो डोमेस्टिक इश्यूज तो है ना जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना ये प्रोलॉन्ग करेगा, वो बजाय उन डोमेस्टिक इश्यूज को काबू करने के बजाय ये ज्यादा फैलते चले जाएंगे। ठीक है, आपकी नई रिजीम जो आई है, दे आर लिटिल मोर हार्ड लाइनर, सख्त हैं, लेकिन आपकी एक लीडर्स वो होते हैं जिनकी एक हाथ अवाम अपने अपने लोगों की पल्स पे होता है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईरान के अंदर से भी जो इतलात आती हैं वो कितनी इनकरेजिंग नहीं है कि ठीक है, पीपल विद द वॉर, स्टूड अगेंस्ट द अग्रेशन, स्टूड अगेंस्ट द जो उनके ऊपर ये सारा ऑनस्लॉट होगा उस पे, लेकिन वो कब तक रहेंगे
नोबडी नोज, और आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा अरसा रह सकेंगे। एक सिचुएशन से वो वॉर में गए, वॉर लड़ी उन्होंने, अब दे वुड एक्सपेक्ट कि हमारा थोड़ा सा रिलीफ हो। Yeah. सेकेंडली, मैं ये समझता हूँ कि अब ईरानियंस की जो बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, उनको सेपरेट करना चाहिए, अपने एनिमी को कमजोर करना चाहिए बाय आइसोलेटिंग द मेन एनिमी। आप जितना ज्यादा अमेरिका के खिलाफ, जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर अपना रिएक्शंस करेंगे या उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, उनकी इकोनॉमिक, देखिए ना अभी मिडिल ईस्ट के ऊपर तो इकोनॉमिक प्रेशर, अब वो ईरान को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल शायद समझते हो। हमारी असेसमेंट तो हो सकती है क्योंकि हम बाहर बैठे हुए हैं, Yeah. लेकिन जो के अंदर है वह यही समझा कि ईरान इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक। तो उनको जितना आप सख्त करेंगे और लोगों को आप जोड़ेंगे, इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ पुश करेंगे लोगों को, या वो कहेंगे यार अभी ईरान की वजह से ये नहीं, जैसे अभी देखे ना प्रेसिडेंट ऑन कह रहे हैं, जो लिबिया के, लेबनान के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं ईरान शुड नॉट गेट देमसेल्व्स इन्वॉल्व इन आवर सिचुएशन, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करें। दिस इज नॉट अ इनकरेजिंग साइन फॉर ईरान। इसका मतलब ईरान वहां पे हिजबुल्लाह के लिए, लेबनान के लोगों के लिए नहीं, शायद हिजबुल्लाह इज मेन प्रायोरिटी, Yeah. उसको वो प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे भी ये चीजें इनको आइसोलेट करनी है। इनको अमेरिका और इजराइल की आइसोलेशन के लिए जो भी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मनूवर काम दे सकती है, या उनको अलग करने के लिए, क्योंकि यूरोप आज अलग खड़ा है। आज देखिए एक पूरी इन्वायरमेंट को आप अगर रीड हर करें, चीज का एक राइट टाइम होता है, ठीक कह रहे हैं आप। आहिस्ता आहिस्ता लेबनान भी तंग आना शुरू हो गया है ईरान से, और वो समझता है सिर्फ हिजबुल्लाह सेंट्रिक है सारा ईरान, और लेबनान में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जन साहब। और इसी तरह उसको टाइमिंग जो है, मैं बार बार इसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में जब जाहिर है ईरान तो चाहेगा जितना स्ट्रेच हो सकता हो सितंबर तक हो, क्योंकि हालात वहाँ पे सितंबर में या सितंबर के बाद क्या होंगे इसराइल में, उसको मेरे ख्याल में ज़ीरो इन करके बैठा हुआ है। या फिर नवंबर में क्या होंगे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में, उसको फोकस करके बैठा हुआ है। सो जितना वो स्ट्रेच कर सकता है ईरान उसको स्ट्रेच करना चाहता है। जन साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जाते जाते मैं एक बात जरूर यहाँ पे करना चाहूँगा जनाब के, यस देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, और ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए इनिशियली अगर जो फ्रीज हुए अकाउंट्स हैं उसका कुछ पोर्शन भी अगर ईरान को डिस्पर्स कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।